Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everyone. I'm Iman Fatma and this is my fourth and last lecture of Arts Academic Reading module. Today I'm going to discuss the topics such as summary completion type questions, short answer questions and diagram, flowchart completion type questions. So first of all, start with summary completion type questions. In summary completion type questions, you are provided with a text and summary of information from a section of text with some gaps in it, and you will have to fill these gaps with appropriate word from the text or from the provided word list. टिप्स और ट्रिक्स की अगर बात करें तो समरी कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो आपकी टिप्स और ट्रिक्स हैं उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी जो आपको जो इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की जाती हैं वो आपने केयरफुली उनको रीड करना है। मतलब अगर आपको इंस्ट्रक्शन जो है आपको दी जाती है कि आपके कितनी वर्ड लिमिट आपकी होनी चाहिए, 1 वर्ड ओनली, 2 वर्ड ओनली, वन वर्ड और अ नंबर, ऐसे जो होती है इंस्ट्रक्शन आपकी इनको केयरफुली रीड करना है। और सेकेंडली इन क्वेश्चन टाइप्स में आपको वर्ड लिस्ट भी प्रोवाइड की जाती है। समटाइम आपने अपने क्वेश्चन में देखना है कि उसने आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की है कि नहीं। अगर उसने आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की है तो आपने उस वर्ड लिस्ट में जो वर्ड दिए हैं उन वर्ड्स को आपने गैप यूज़ करते हुए गैप्स को फिल करना है। अगर वर्ड लिस्ट प्रोवाइड नहीं की गई तो आपने टेक्स्ट में जो मौजूद जो आपका जो पैराग्राफ होगा आपने उसमें से वर्ड्स को यूज़ करना है। और इस ठीक है टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए आपकी जो वोकेबलरी है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सिनोनिम्स और पैराफ्रेजिंग की जो आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। और इन क्वेश्चन टाइप्स में जब आपको ये क्वेश्चन टाइप पूछे जाते हैं तो यूजुअली जो होते हैं ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है, लेकिन हमेशा यही केस नहीं होता। समटाइम आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं भी पूछा जाता। तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको जो आपकी समरी में कीवर्ड्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। तो जब जो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होता तो जो आपके समरी में मौजूद कीवर्ड्स होते हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। आपने क्या करना है, आपने अपने जो कीवर्ड्स होते हैं समरी के उनको अपने टेक्स्ट में स्कैनिंग से लोकेट करना होता है और फिर आपने सिर्फ वही पोर्शन जो होता है या वही पैराग्राफ का जो सेक्शन होता है उसको डिटेल में रीड करना है। आपको अपने सब पैराग्राफ्स को डिटेल में रीड करने की ज़रूरत नहीं होती है इन क्वेश्चन टाइप्स में। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ट्रिक ये है कि जब आपको कभी भी गैप्स या फिलिंग वाले जो क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाते हैं, आपने सबसे पहले अपने स्टेटमेंट को रीड करना है और उसमें से देखना है कि आपको ग्रामर के लिहाज से किस टाइप का वर्ड आपके उस गैप में आ सकता है। नाउन आ सकता है, वर्ब आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, या आपने उस सेंटेंस को रीड करते हुए अंडरस्टैंड करना है कि इसमें ग्रामर के लिहाज से कौन सा टाइप ऑफ वर्ड आएगा। और अगर आप अपने टाइप ऑफ वर्ड को डिसाइड कर लेते हैं कि ये नाउन है या एडजेक्टिव है तो ये आपको नेक्स्ट आपके क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। और जब आपने एक दफ़ा अपने क्वेश्चन को चूज़ कर लिया, आंसर को चूज़ कर लिया, तो आपने उसको अपनी गैप में फिट करते हुए अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करना है और चेक करना है कि ग्रामेटिकली भी करेक्ट है कि नहीं, और ये आपका वर्ड लिमिट जो है उसके अकॉर्डिंग भी है कि नहीं है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आपकी जो स्पेलिंग है वो भी करेक्ट होने चाहिए, अदरवाइज आपके क्वेश्चन जो होता है उसको इनकरेक्ट कंसीडर किया जाता है। ये थी कुछ टिप्स और ट्रिक्स। vocabulary, synonyms and paraphrasing की आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। Read the instructions carefully. The answers are usually in chronological order. On the rare occasions that
they are not, then keywords will help you. You don't need to read the whole text in detail, just the part that is summarized. You have to read that part. When you read the summary, try to predict the type of word you will need to fill each gap from the context of the sentence. Is it an adjective, a noun, a verb, and etc. When you have entered your answer, check the sentence to ensure that it is grammatically correct. If it is not, your answer is wrong. अब इस क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी चाहिए, हम उसको एक एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी जो एग्जांपल है, ये हमारे पास उसका टेक्स्ट है, और नीचे ये हमारी जो एग्जांपल है क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारा पहला स्टेप कि हमने अपनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनको केयरफुली रीड करना है। कंप्लीट द समरी बिलो, चूज नो मोर देन 2 वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। ठीक है, वर्ड लिमिट जो है नो मोर देन 2 वर्ड्स है। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 1 to 5 ऑन द आंसर शीट। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में उसने हमें कोई वर्ड लिस्ट खुद से प्रोवाइड नहीं की, तो इसका मतलब है कि हमने जो वर्ड्स यूज़ करने हैं वो हमने टेक्स्ट में से चूज़ करने हैं। अब हम अपने, और सेकेंडली जो बात है कि हमने अपने टेक्स्ट को पहले रीड नहीं करना, हमने अपने समरी में जो इन्फॉर्मेशन है उसको पहले रीड करना है। तो पहले इसको स्टार्ट करते हैं रीड करना। Consumer often complain that they experience a feeling of dash when trying to put together do-it-yourself products. ठीक है, जब हम इस सेंटेंस को रीड करते हैं तो हमें पता चलता है, सबसे पहले मतलब हमने अपने सेंटेंस में जो कीवर्ड्स हैं जिनसे हमें पता चलेगा कि हमारी समरी की जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे सेक्शन के किस पोर्शन में, वो हमने चूज़ करना है। तो हमने चूज़ किया डू इट योर सेल्फ प्रोडक्ट्स, और इस कीवर्ड को अब हम अपने टेक्स्ट में सर्च करते हैं स्कैनिंग के ज़रिए। स्कैनिंग क्या था? स्कैनिंग में ये था कि हमने अपने टेक्स्ट को डिटेल में रीड नहीं करना, बस जर्नली उसे गो थ्रू करना है, और अपने जो रिक्वायर्ड वर्ड होता है उसको जल्दी से अप एंड डाउन उसको रीड करते हुए सर्च करना होता है। डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट हम स्टार्ट है, और ये हमें हमारा वर्ड स्टार्ट में ही मिल गया है, डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स। अब हमें अपने टेक्स्ट की लोकेशन का पता चल गया है, अपने क्वेश्चन की लोकेशन का पता चल गया है टेक्स्ट में। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। अब हम चेक करते हैं क्या हमारे क्वेश्चन है, क्या हम उसको मीनिंग को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। कंज्यूमर ऑफन कंप्लेन दैट दे एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ डैश। अब हमें पता चल रहा है अपने क्वेश्चन को रीड करते हुए कि जो हमारी गैप है उसमें वो जो कोई भी वर्ड आएगा वो फीलिंग से रिलेटेड होगा। वो गुड फीलिंग्स भी है, बैड फीलिंग्स भी है, सैड भी है, हैप्पी भी है, ऐसी किसी टाइप की फीलिंग जो है ये हमारे गैप में आएगी। ठीक है, और उस वर्ड को जो है हमारे फीलिंग से रिलेटेड है हम अपने टेक्स्ट में सर्च करेंगे। व्हेन ट्राइंग टू पुट टुगेदर डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स। अब डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट क्या होती हैं? एक्चुअली ये वो प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे अगर हमने अपनी कोई चीज़ बनानी है या कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे किसी एक स्पेशल पर्सन से बनाते हैं जो उन चीज़ों को बना रहा होता है या डिज़ाइन कर रहा होता है, या अगर आपने कोई टास्क परफॉर्म करना होता है तो जो एक स्पेसिफिक होता है पर्सन जो टास्क से रिलेटेड उसकी सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन रखता है या उसको बहुत ज़्यादा उसका टास्क के लिए स्किल्स होती हैं, हम उस पर्सन से वो टास्क करवाते हैं। लेकिन अगर हम उस टास्क को किसी स्किल्ड पर्सन की बजाय हम उसको खुद ही करना शुरू कर दें, या अगर हमने कोई चीज़ बनानी है तो हम किसी ठीक है किसी डिज़ाइनर से या आर्टिस्ट से ना बनवाएं और उसको खुद बनाना शुरू कर दें, तो हम उन्हें डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स कहेंगे। ये थी मतलब जर्नल मीनिंग के डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट होती क्या है। Consumer often complain that they experience a feeling of dash when trying to put together a do-it-yourself product. अब हम अपने टेक्स्ट को दोबारा रीड करते हैं। The instructions accompanying do-it-yourself product are regularly cited as a source of unnecessary expense or frustration. ठीक है, और अब यहाँ पे जब हमने सेंटेंस को रीड किया है तो उसने यहाँ पे अगर हम गौर से पढ़ें तो उसने कहा है
cited as a source of unnecessary expense or frustration. फ्रस्ट्रेशन जो है ये एक फीलिंग की टाइप है, ठीक है। तो हमारे जो, और यहाँ पे अगर हमने सेंटेंस को रीड करें तो वो ये कह रहा है कि डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स होती हैं, ये सोर्स होती हैं अननेसेसरी एक्सपेंस का और फ्रस्ट्रेशन का, कि जो डू इट्स योरसेल्फ की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो अननेसेसरी एक्सपेंस और फ्रस्ट्रेशन का एक सोर्स होती हैं। और जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो कह रही है कंज्यूमर ऑफन कंप्लेन दैट दे एक्सपीरियंस अ फीलिंग ऑफ डैश। अगर हम फ्रस्ट्रेशन के वर्ड को यहाँ पे पुट करेंगे तो हमें क्या, हमारा आंसर करेक्ट है टेक्स्ट की मीनिंग के अकॉर्डिंगली और ग्रामेटिकली भी। अब हम ये चेक करते हैं। Consumers often complain that they experience a feeling of frustration when trying to put together do-it-yourself products. और हमारी जो हमारा सेंटेंस है उसका जब हम फीलिंग का वर्ड, फीलिंग में के गैप के साथ फ्रस्ट्रेशन का वर्ड पुट करते हैं तो हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट है और एक वो टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली एक सेंस भी दे रहा है कि जिससे हमारा क्वेश्चन जो है वो हमें पता चल रहा है कि करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी सेकंड हैक की तरफ। डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट विच हैव नॉट बीन टेस्टेड बाय कंपनीज ऑन अ डैश। अब जब हमने सेकंड अपने इस क्वेश्चन को रीड करना है तो हमने इसमें से कोई कीवर्ड सिलेक्ट करना है और अब हमने देखना है कि जो हमने सिलेक्टेड हमारा टेक्स्ट का सेक्शन था जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमें आंसर मिला। अब उसके बाद हमारा कौन सी लाइन्स हैं जिनमें हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर अप्लाई करता है, अब हम वो चेक करते हैं। और हमने टेस्ट कीवर्ड जो है वो पिक किया, टेस्टेड बाय कंपनीज, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं अपने टेक्स्ट में। यहाँ तक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था फ्यू कंपनी सीम टू टेस्ट देयर। यहाँ से ही हमें हमारा सेकंड क्वेश्चन का कीवर्ड मिल गया। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है, डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट विच हैव नॉट बीन टेस्टेड बाय कंपनीज ऑन अ डैश। डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट्स कंपनी जो है उनको टेस्ट करती हैं ऑन अ डैश। जब हम इसको जर्नली रीड करते हैं तो हमारे गैप से पहले हमें आर्टिकल प्रोवाइड किया गया है आ, और इसका मतलब है, और आर्टिकल के बाद नाउन आता है तो इसका मतलब है कि हमारे इस गैप में कोई नाउन का वर्ड, नाउन वाला वर्ड आएगा, ठीक है। और अब हम, और ऑन आ डैश, ऑन आ डैश, टेस्टेड ऑन आ, ठीक है। ये हमें एक हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट से जनरल मीनिंग मिल रहा है, टेस्टेड बाय कंपनीज ऑन आ, टेस्टेड ऑन आ, ठीक है, किस पे टेस्ट किया गया। अब हम इसको रीड करते हैं। फ्यू कंपनीज सीम टू टेस्ट देयर इंस्ट्रक्शंस बाय हैविंग देम फॉलोड बाय अ फर्स्ट टाइम यूजर। और यहाँ पे भी आर्टिकल यूज़ किया गया है और उसके बाद एक नाउन यूज़ किया गया है। और हमारे जब हम सेंटेंस का मीनिंग कहने को दोबारा पढ़ते हैं तो मीनिंग भी यही कह रहा है, कंपनीज टेस्ट करती हैं और उसको टेस्ट को फॉलो किया जाता है बाय हैविंग देम फॉलोड, या ओन आ, जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें थी ओन आ, हमारे टेक्स्ट में हैविंग देम फॉलोड बाय अ फर्स्ट टाइम यूज़र। तो हमारा जो फर्स्ट टाइम यूज़र का वर्ड है ये हमारे सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। हम अब इसको पुट करते हैं यहाँ पे। डू इट योरसेल्फ प्रोडक्ट विच हैव नॉट बीन टेस्टेड बाय कंपनीज ऑन अ फर्स्ट टाइम यूज़र। हमारे क्वेश्चन जो है उसका ग्रामेटिकली भी करेक्ट लग रहा है और टेक्स्ट के अकॉर्डिंगली इसका मीनिंग भी मैच कर रहा है, सेंस भी बन रही है। अब हम अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करें। इन सिचुएशंस वेयर नॉट कीपिंग द करेक्ट इन प्रोसीजर्स would affect safety issues, it is especially important that dash information is not left out and no assumptions are made, ठीक है। और अब हम और हमारे इस टेंस में, हम सेंटेंस में वो हमें कह रहा है, जो हमें कीवर्ड हमें हेल्प करेगा, करेक्ट प्रोसीजर सेफ्टी इशू से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन और अजम्पशंस का वर्ड, इंफॉर्मेशन का वर्ड भी मिल गया है, अजम्पशन से एज्यूम का वर्ड भी मिल गया है। तो मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर जो है इस यहाँ पे लाई करता है।
अब हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को दोबारा रीड करते हैं। तो जब हम रीड करते हैं तो हमारे पास है दैट डैश इंफॉर्मेशन। अब हमारा इंफॉर्मेशन जो है नाउन है। अब हमें कोई ऐसा वर्ड गैप को फिल करने के लिए जाए जो हमारे नाउन जो है इंफॉर्मेशन जो है उसको क्वालिफाई करे। तो मतलब हमारे नाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमें जो वर्ड चाहिए वो एडजेक्टिव होगा। यहाँ पे जो हमारा वर्ड आएगा गैप में वो एडजेक्टिव होना चाहिए। हम दोबारा रीड करते हैं अपने क्वेश्चन के मीनिंग को दोबारा अंडरस्टैंड करने के लिए। इन सिचुएशंस वी आर नॉट कीपिंग टू द करेक्ट प्रोसीजर, अगर हम करेक्ट प्रोसीजर को फॉलो नहीं करते तो कुड अफेक्ट सेफ्टी इश्यूज़ का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, इट इज़ स्पेशली इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दैट डैश इंफॉर्मेशन इज़ नॉट लेफ्ट आउट। जो एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है मतलब डैश जो हमारा वर्ड आएगा अभी, ठीक है, उसको छोड़ा ना जाए। एंड नो अजम्पशंस आर मेड, और कोई भी अजम्पशंस ना खुद से कुछ एज्यूम ना किया जाए। और अब हम अपने टेक्स्ट को रीड करते हैं। ऑफन इसेंशियल इंफॉर्मेशन इज ओमिटेड, उसको ओमिट कर दिया जाता है। और यहाँ पे है इंफॉर्मेशन इज नॉट लेफ्ट आउट, मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर। ठीक है, और इंफॉर्मेशन के लिए उसने कहा है इसेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसने नाउन यहाँ पे इंफॉर्मेशन के लिए इसेंशियल एडजेक्टिव यूज किया है। और नेक्स्ट रीड करते हैं। स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस आर टेकन फॉर ग्रांटेड एंड सम डिग्री ऑफ स्पेशल नॉलेज इज एज्यूम्ड। और जब हम अपने क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन के साथ जो हमारे क्वेश्चन में आएगा वर्ड वो इसेंशियल होगा। अब हम अपने इसेंशियल वर्ड को यहाँ पे फिल करके देखते हैं। In situations where not keeping to the correct procedures could affect safety issues, it is especially important that essential information is not left out and no assumptions are made. हमारा जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली भी करेक्ट आ रहा है और हमारे जो क्वेश्चन का मीनिंग है हमारे टेक्स्ट के मीनिंग के साथ मैच भी कर रहा है। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर है ये सब करेक्ट है। और इसी तरह हमारे बाकी के क्वेश्चंस होंगे। अब हम अपने स्ट्रेटजी को एक दफ़ा वर्ड में दोबारा रीड करते हैं। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस, स्किम रीड द समरी टू गेट अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट्स इट्स अबाउट। नेक्स्ट रीड, समरी को स्किम रीड करना है, टेक्स्ट को नहीं। हमने अपने जो प्रोवाइडेड टेक्स्ट है उसको नहीं, जो समरी में टेक्स्ट दिया गया उसको, क्वेश्चन का जो समरी है उसको रीड करना है, उसको स्किम रीड करना है। Next, read the summary in more detail and try to predict the type of word needed to fill each step. For example, verb, noun, adjective, and what that word might be. If questions include a list of words, see if you can guess any answer. You may be able to narrow it down to 3. There will be other that will obviously be wrong. इसका मतलब है कि अगर आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की जाती है तो आपने पहले खुद से टेक्स्ट को बिना रीड किए बगैर आपने खुद से अपने उस टेक्स्ट में मौजूद वर्ड्स हैं उनको गैप में फिल करके देखना है और आप खुद से शॉर्ट लिस्ट कर लेंगे। जैसे हमने मैचिंग सेंटेंस एंडिंग टाइप क्वेश्चंस में पहले कुछ शॉर्ट लिस्टिंग कर ली थी, तो इन क्वेश्चंस टाइप में अगर आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की गई है तो आप खुद से कुछ शॉर्ट लिस्टिंग कर सकते हैं वर्ड्स की। Pick out a few keywords from the summary, then scan them in the text. This will help you to identify the location of summary in the text. Read the first sentence of the summary with a gap in it. Scan its location in text, and then read those lines carefully. Be aware of synonyms and paraphrasing. Fill the gap, and then check if it is grammatically correct or not. Repeat this process for the rest of the missing words. तो ये थे हमारे समरी कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस। अब हम बात करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस जो टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं उनमें आपको क्या किया जाता है, एक्चुअली आपको एक टेक्स्ट प्रोवाइड किया जाता है और उसके साथ आपको कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं। इन क्वेश्चंस में आपको उससे पहले इनकी कुछ जो होती हैं वर्ड लिमिट भी प्रोवाइड की जाती है इन इंस्ट्रक्शंस में, जिनको आपने बहुत केयरफुली रीड करना है। एक्चुअली जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं ये यूजुअली बहुत ज़्यादा इजी होते हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स होते हैं इनको बहुत लाइट हैंड लेते हैं, इनको बहुत अच्छे से या केयरफुली रीड करते हुए या ज़्यादा इजी इनको समझते हुए इनको इतने अच्छे तरीके से नहीं करते कि उनसे कुछ सीली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो अपने वो स्कोर्स जिनको वो इजीली नंबर को गेन करते हुए अपने बैंड स्कोर को इंक्रीज कर सकते हैं उनको लूज़ कर जाते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं ये इजी होते हैं, लेकिन आपने इनको करने के लिए जो आपने अपनी टिप्स और ट्रिक्स हैं उनको अपने माइंड में ज़रूर रखना है।
और सबसे पहले इन क्वेश्चन टाइप के लिए क्या टिप और ट्रिक है कि आपने क्वेश्चन को रीड करना है, टेक्स्ट को रीड नहीं करना। फिर आपके जो क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस होते हैं, ये यूजुअली और ज़्यादातर जो होते हैं, बल्कि हमेशा ही जो होते हैं, ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए जाते हैं। आपको जो इंस्ट्रक्शंस में जो वर्ड लिमिट होती है, आपने उनको केयरफुली रीड करना है, ठीक है। और आपने जो वर्ड्स यूज़ करने होते हैं आप अपने क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए, वो आपने टेक्स्ट में से करने होते हैं, ठीक है। और आपने इन क्वेश्चन टाइप में सिनोनिम और पैराफ्रेजिंग होती है, उसको भी अपने माइंड में रखना है। और आपका जो फाइनल और सबसे इम्पोर्टेंट जो टास्क है, आपका टास्क है कि आपने अपने वर्ड क्वेश्चन की मीनिंग को टेक्स्ट की मीनिंग के साथ मैच करना है। और एग्जैक्ट वर्डिंग ज़रूरी नहीं है कि आप कीवर्ड्स को मैच करें, बल्कि आपका मीनिंग मैच करना चाहिए। और स्ट्रेटजीज किनको फॉलो किया जाता है, पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, एग्जाम्पल को समझते हैं, जिससे हमें स्ट्रेटजीज के स्टेप्स पता चलेंगे। ये हमारी एक एग्जाम्पल है जिसमें हमें टेक्स्ट प्रोवाइड किया गया है, और उसके एंड पे हमें ये कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने अपनी जो क्वेश्चन की जो इंस्ट्रक्शंस है उनको केयरफुली रीड करना है। उसमें जो वर्ड लिमिट है उनको अच्छे से अपने माइंड में रखना है। चूज नो मोर देन 3 वर्ड एंड और अ नंबर। 3 वर्ड हो सकते हैं, 3 वर्ड से ज़्यादा नहीं, और 3 वर्ड्स के साथ एक नंबर हो सकता है। कंपल्सरी नहीं है नंबर हो, लेकिन नंबर हो सकता है, ठीक है। ये हमारी इंस्ट्रक्शंस हैं। अब हमने अपने क्वेश्चन को रीड करना है, फिर हमने अपने टेक्स्ट को रीड करना है। व्हाट इज़ द अफ्रीकन डायनासोर्स कंपेयर टू। अब हमने अपने क्वेश्चन को रीड किया, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे, इनमें से कीवर्ड्स को देखेंगे जो हमारे टेक्स्ट के साथ, हमें टेक्स्ट में हमारे इस क्वेश्चन की लोकेशन को बताएंगे। और इसके अलावा हम इसमें सिनोनिम्स को भी चेक करेंगे। सबसे पहले हम अपने कीवर्ड को देखते हैं, अफ्रीकन डायनासोर्स। वैसे ये टॉपिक ही अफ्रीकन डायनासोर्स से रिलेटेड है। और अब हम अपने क्वेश्चन में कुछ सिनोनिम्स को देखते हैं। मतलब हमें इस क्वेश्चन टाइप के लिए हमें सिनोनिम्स जो होते हैं अपने माइंड सेट में अपने पहले आना चाहिए कि अगर हम क्वेश्चन में कोई वर्ड देखें तो हमें पता हो कि हमारे इस क्वेश्चन का जो हमें वर्ड में जो क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, क्वेश्चन में जो वर्ड प्रोवाइड किया गया है, उसका सिनोनिम क्या हो सकता है। जैसे कि जब हम अपने इस क्वेश्चन में वर्ड कंपेयर टू को देखते हैं तो हमारे जहन में आता है कि कंपेयर के सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं। कंपेयर सिमिलैरिटीज़ को चेक करना, डिफरेंसेस को चेक करना, और कंपेयर टू का सिनोनिम हो सकता है लाइक हो सकता है। मतलब इस तरह के जो वर्ड होते हैं अपने अपने हमारे जो क्वेश्चन का वर्ड है उसके सिनोनिम हमारे माइंड सेट में ऑलरेडी होना चाहिए। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। हम अपने क्वेश्चन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, वो क्या कहना चाह रहे हैं। व्हाट इज़ द अफ्रीकन डायनासोर्स कंपेयर टू। अफ्रीकन डायनासोर जो हैं उनको किसके साथ कंपेयर किया जाता है। हम अपने टेक्स्ट को रीड करते हैं। द डायनासोर इज अफ्रीकन आर्मर जाइंट like a tank on legs and has been on our planet for millions of years. अब हमारे लिए जो हमारी एक ट्रिप थी कि हम अपने सिनोनिम्स को अच्छे से क्वेश्चन में जो है वर्ड क्वेश्चन में मौजूद वर्ड्स को उनको अपने माइंड में रखें। जैसे कि कंपेयर टू मतलब लाइक सिनोनिम हो सकता है। और तो अब हम अपने टेक्स्ट में देखते हैं तो हमें उसने एक वर्ड लाइक प्रोवाइड किया है, और हमारे क्वेश्चन में है कि वो अफ्रीकन डायनासोर्स को किसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। जब हम अपने इस टेक्स्ट में मौजूद लाइन को पढ़ते हैं, द डायनासोर इज अफ्रीका's आर्मर जाइंट लाइक अ टैंक ऑन लेग्स। अफ्रीकन डायनासोर जो है वो किसकी तरह के होते हैं, लाइक अ टैंक ऑन लेग्स। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है, टैंक ऑन लेग्स। अब हमें क्वेश्चन का आंसर तो मिल गया, लेकिन हमारे पास जो इंस्ट्रक्शंस में दी गई थी वर्ड लिमिट नो मोर देन 3 वर्ड्स, तो हम अपने लाइक आ टैंक ऑन लेग्स नहीं लिखेंगे, बल्कि टैंक ऑन लेग्स 3 वर्ड्स लिखेंगे। टैंक एक वर्ड, ऑन सेकेंड वर्ड, लेग्स थर्ड वर्ड। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टैंक ऑन लेग्स। अब हम अपने क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन को रीड करते हैं। विच टाइप ऑफ राइनो फेल इन नंबर
फेल इन नंबर टू बिलो 100। मतलब शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं कि इजी क्वेश्चन टाइप्स होते हैं, इनमें बस हमने अपनी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं उनको अपने माइंड में रखना होता है, जैसे अपने क्वेश्चन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करने वाली, सिनोनिम्स को देखने वाली, फिगर्स और नंबर्स या डेट्स या प्लेस वगैरह जो अपने टेक्स्ट में और क्वेश्चन में मैच करनी होती है, इनको देखना होता है। ठीक है, इन और पैराफ्रेजिंग जो होती है इसको अपने माइंड में रखना होता है। अब जब हम अपने इस क्वेश्चन को रीड करते हैं तो हमें मिलता है फर्स्ट कीवर्ड टाइप ऑफ राइनो, फेल इन नंबर बिलो 100। अब हमारे पास जो 100 है ये हमारा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीवर्ड है। अब पॉसिबल है कि अगर उसने 100 जो है हमारे क्वेश्चन में, अगर उसने 100 वर्ड्स में दिया है तो हमारे टेक्स्ट में वो है वो फिगर में दे देगा 100 को। अब हम अपने चेक करते हैं कि उसने टेक्स्ट में हमारे 100 के वर्ड को किस तरह दिया। अब हम उसको स्कैनिंग से मतलब रीड नहीं करेंगे, बस स्कैनिंग से अपने टेक्स्ट में देखेंगे कि 100 का वर्ड कहाँ है, तो हमें ये मिल जाता है एक 100 का वर्ड उसने यहाँ पे फिगर में दिया है, वहाँ पे उसने वर्ड्स में प्रोवाइड किया और यहाँ पे उसने फिगर में दे दिया। ठीक है, और व्हाट टाइप ऑफ राइनो, राइनो की टाइप क्या थी, फेल इन नंबर जिनका नंबर कम हो गया, टू बिलो 100 जिनका नंबर 100 से भी कम हो गया, उनकी टाइप बताएं। अब हम अपने 100 वाले जो लाइन्स हैं सेक्शन की उसको रीड करते हैं। White rhinos have had mixed fortunes. Sadly, there are no northern white rhinos left in the wild and only a handful in captivity. नॉर्दर्न वाइट राइनोज जो हैं वो वाइल्ड में नहीं है, और बट द साउदर्न वाइट राइनो इज अ कंजर्वेशन सक्सेस स्टोरी. इट्स been held back from under 100 in 1895 to over 20,000 in the wild today. मतलब इन 1895 में ये 100 से भी कम थे और अब जो है ये वाइल्ड लेवल पे ये 20,000 से भी ज़्यादा है। और ये कौन से हैं, साउदर्न वाइट राइनोस। तो हमारे क्वेश्चन का क्या है कि वो कौन सी टाइप के राइनो है जो 100 से भी कम हो गए थे उनका नंबर, वो है साउदर्न वाइट राइनो। साउदर्न वाइट राइनोस हमारे, हमने की वर्ड लिमिट को देखा 3 वर्ड्स, तो हमारे ये साउदर्न वाइट राइनोस जो हैं ये 3 वर्ड्स ही हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लैक राइनोस हैड बीन इलीगली किल्ड बाय 1992। परसेंटेज, इसमें अब हमारे पास जो वर्ड यूज़ किया है वो है परसेंटेज। हमारी पहली जो टिप और ट्रिक क्या, अगर परसेंटेज को अगर उसने यहाँ पे वर्ड्स में यूज़ किया तो ये पॉसिबल है कि टेक्स्ट में परसेंटेज को फिगर में के ज़रिए एक्सप्रेस करें परसेंटेज। ठीक है, और इसके अलावा फिर हम अपने पहले परसेंटेज के वर्ड को देखते हैं कि टेक्स्ट में फिगर में प्रोवाइड किया गया है कि नहीं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है तो यहाँ पे हमें परसेंटेज का वर्ड मिल गया। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लैक राइनोस। सेकंड कीवर्ड है ब्लैक राइनोस। had been illegally killed by 1992, और 1992 का भी वर्ड हमें प्रोवाइड किया, हम इसको अपने टेक्स्ट में देखते हैं। 1992 का वर्ड भी हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है और एग्जैक्टली सेम ही 1992 में क्वेश्चन और टेक्स्ट में सेम है। अब हमने क्वेश्चन के मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लैक राइनोस हैड बीन इलीगली किल्ड बाय 1992। 1992 में इलीगली किल जो ब्लैक राइनोज हैं उनकी परसेंटेज क्या थी, क्वेश्चन को टेक्स्ट को रीड करते हैं। फॉर द ब्लैक राइनो द वर्स्ट पीरियड was between 1970 and 1992 when around 96% of them were lost to wide scale poaching. अब यहाँ पे जो सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़, एक और इम्पोर्टेंट टिप यूज़ किया है, सिनोनिम्स को यूज़ किया गया। इलीगली किल जो का जो वर्ड है उसको हमारे टेक्स्ट में कहीं भी यूज़ नहीं किया गया, लेकिन अगर हमें इलीगल किल के सिनोनिम्स का पता हो तो हमें अपने टेक्स्ट में पता चलेगा। इलीगली किल का जो सिनोनिम्स होता है वो होता है पोचिंग। पोचिंग का मतलब होता है इलीगली किल, तो मतलब
सिनोनिम्स, हमारे जो क्वेश्चन में मौजूद वर्ड है उसका टेक्स्ट में सिनोनिम यूज़ किया गया। तो जब हम फिर अपने क्वेश्चन को रीड करते हैं, 96% ऑफ देम वर लॉस्ट टू वाइल्ड स्केल पोचिंग, 96% को किल किया गया था, इलीगली किल किया था। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का आंसर है 96%। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन 4 और 5 को भी आंसर किया, 4 को आंसर करेंगे हम। ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन। अब हम इनकी स्ट्रेटेजी को रीड करते हैं। रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज बीइंग आस्क्ड। Underline keyword in the questions and think about possible synonyms for them. Now skim read the text, locate the position of keywords, synonyms, and then read in detail. Repeat this process for each sentence. ये हमारे थे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप क्वेश्चंस। और अब हम बात करते हैं टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस। फ्लो चार्ट, डायग्राम या टेबल कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इनमें आपको कोई टेबल, फ्लो चार्ट या डायग्राम जो होती है उसको प्रोवाइड किया जाता है और उसमें आपको गैप्स दिए जाते हैं और आपने उन गैप्स को क्या करना होता है, फिल करना होता है। या तो आपको वर्ड लिस्ट प्रोवाइड की जाती है, उनमें से आपने वर्ड्स को यूज़ करना है, या आपको टेक्स्ट में मौजूद वर्ड्स हैं उनको यूज़ करते हुए आपने अपने गैप्स को फिल करना है। जैसे कि ये एक फॉर्मेट है टेबल का, और ये एक फॉर्मेट जो है ये फ्लो चार्ट का है। और ऐसे ही आपको इस तरह के फॉर्मेट में एग्जाम्पल्स पूछी जाती हैं। क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं इन क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए? टेबल और फ्लो चार्ट जो होता है, डायग्राम जो होती है, इन सबको सॉल्व करने के लिए आपकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, टिप्स और ट्रिक्स जो होती हैं वो सेम होती हैं, लेकिन जो इनका बेसिक डिफरेंस होता है टेबल और फ्लो चार्ट का, वो इनके फॉर्मेट में होता है या इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन का जो लेआउट होता है वो डिफरेंट होता है दोनों का, लेकिन इनकी सॉल्व करने की स्ट्रेटजी दोनों की सेम होती है। तो आपने क्या करना है, ये हमारे टेबल का फॉर्मेट है, ये इसी तरह हमारे फ्लो चार्ट का फॉर्मेट है। इन दोनों के फॉर्मेट या इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करने का तरीका है वो डिफरेंट है, लेकिन इनको सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी जो होगी वो सेम होगी। और हमेशा ऐसा भी होता है कि आपको एक ही तरह के, ये अगर इस फॉर्मेट में, अगर आपको फ्लो चार्ट का जो ये फॉर्मेट है, आपको हमेशा इसी फॉर्मेट में क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, आपको जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट हो सकता है। तो आपने, अगर आपको डिफरेंट टाइप के फॉर्मेट आ जाए तो आपने बिल्कुल पैनिक नहीं होना, और जो डायग्राम टाइप क्वेश्चन है आपने उनमें भी परेशान नहीं होना। और अगर आपको डायग्राम वाले क्वेश्चंस पूछे जाएँ तो आपने उनमें भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि डायग्राम जस्ट सिंपली क्या होता है कि उसमें आपको एक ड्राइंग प्रोवाइड की जाती है और साथ आपको लैंग्वेज यूज़ की जाती है और उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन होती है। आपने इन क्वेश्चन टाइप्स में, अच्छा है आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन आ गया, फ्लो चार्ट या टेबल, आपने बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना, क्योंकि इस रीडिंग पोर्शन का जो पूरा जो मकसद होता है वो आपकी रीडिंग स्किल्स को असेस करना होता है। कोई भी आपको फॉर्मेट का टेबल, डायग्राम या फ्लो चार्ट प्रोवाइड किया जाए तो उसमें आपकी जो प्रीवियस नॉलेज होता है या इंफॉर्मेशन होती है उसको असेस नहीं किया जाता, बस आपने उसमें मौजूद आपकी स्ट्रेटजी के जरिए, डिफरेंट स्ट्रेटजीज के जरिए आपने अपने, आपकी जो टेबल या डायग्राम को रीड करने की स्किल्स हैं, आपकी उन स्किल्स को असेस किया जाता है। बेसिकली इनका पर्पस जो आता है आपकी डायग्राम, फ्लो चार्ट की स्किल्स को रीड करने की स्किल्स को असेस करना है, ना कि आपके उनके डायग्राम से रिलेटेड जो टॉपिक है उसका प्रीवियस नॉलेज को चेक करना। तो इन क्वेश्चन टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको कौन कौन सी स्ट्रेटजीज चाहिए होती हैं? फ्लो चार्ट, टेबल, डायग्राम, कंप्लीशन टाइप क्वेश्चंस हैं, और हमारी जो स्ट्रेटजीज हैं या टिप्स और ट्रिक्स हैं वो क्या हैं? The process for completing flowchart is exactly the same as with the table. The main difference between the two is in the way the information is laid out.
जैसे मैंने आपको अभी बताया, डोंट पैनिक इफ द लेआउट इज अनफेमिलियर, व्हाट यू नीड टू डू टू कंप्लीट the task will be the same, however it might be given in several forms. Don't panic if the diagram looks complicated. A diagram is just another way of presenting information, a combination of language and a drawing. You need no prior knowledge of the subject in order to complete it. Remember, this is a test of your reading skills, nothing else. Again, just follow this strategy. और हमारी इस क्वेश्चन टाइप में हमारे जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वाली टाइप होती है उसको फॉलो नहीं किया जाता। अगर हमारी टेबल में मौजूद इंफॉर्मेशन है उसका हमारे टेक्स्ट में मौजूद इंफॉर्मेशन के साथ ऑर्डर जो होता है वो डिफरेंट हो सकता है। और जब हम अपने गैप्स वाले क्वेश्चंस को फिल करते हैं तो हमारी एक बेसिक ट्रिक और ट्रिक है कि हमने पहले चेक करना है कि हमारा जो वर्ड वहाँ पे आ सकता है वो ग्रामेटिकली क्या होगा, नाउन होगा, वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा। तो ये हमने डिसाइड करना है, अपने क्वेश्चन को पहले रीड करना है और फिर डिसाइड करना है। ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। जो हमारा कंप्लीटेड सेंटेंस है वो भी ग्रामेटिकली करेक्ट होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप टेबल या फ्लो चार्ट के क्वेश्चंस करते हैं तो आपको ऑलरेडी गैप्स के साथ कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, कुछ हेडिंग्स दी जाती हैं, कुछ सब हेडिंग्स दी जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दी जाती हैं, फिगर्स के साथ हमें प्लेस, डेट्स, ऐसी कुछ चीज़ें दी जाती हैं, नेम्स दिए जाते हैं। हमने इनके ज़रिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको टेबल में क्या करना होता है, हमारे जो टेक्स्ट होता है उसमें स्कैन करना होता है। सबसे पहले हम एक एग्जांपल को देखते हैं, फिर हम अपनी स्ट्रेटजी को रीड करेंगे। ये हमें एक एग्जांपल है हमारे टेक्स्ट की और इसके नीचे हमें ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने अपने क्वेश्चन है उसकी इंस्ट्रक्शंस को रीड करना है। नो मोर देन 3 वर्ड फ्रॉम द पैसेज फॉर ईच आंसर। हमारी वर्ड लिमिट जो है नो मोर देन 3 वर्ड जो है। अब हम अपने इन क्वेश्चंस को टेबल को देखते हैं। अब हमें उसने टेबल में कॉलम्स हैं और रॉल्स हैं और कुछ यहाँ पे उसने हमें मेन हेडिंग्स प्रोवाइड की गई हैं। यहाँ पे स्पीशीज, साइज, प्रेफर्ड क्लाइमेट, कम्प्लीमेंट्री स्पीशीज, स्टार्ट ऑफ एक्टिव पीरियड, नंबर ऑफ जनरेशन पर ईयर। और यहाँ पे साइड पे जो दी हैं वो स्पीशीज हैं 3, फ्रेंच, स्पेनिश, साउथ अफ्रीकन बॉल रोलर। ठीक है सब। और फिर हमने यहाँ पे अब अपनी फर्स्ट गैप को देखते हैं, 9th। और हमारा इस टेबल को हमें रीड करते हुए हमें जो कीवर्ड मिल रहा है वो हमें मिल रहा है 9th के। हम अपने फिलिंग द ब्लैंक गैप में देखते हैं तो हमें उस कॉलम में हमें ऊपर वाली जो मेन हेडिंग है वो प्रेफर्ड क्लाइमेट मिल रही है और हमें उस रो में जो मेन हेडिंग मिल रही है वो स्पेनिश मिल रही है। स्पेनिश और प्रेफर्ड क्लाइमेट जो है ये हमारे कीवर्ड हैं। अब हम इनको स्कैन करते हैं अपने टेक्स्ट में। प्रेफर्ड क्लाइमेट और स्पेनिश। स्पेनिश का वर्ड हमें मिला है। ठीक है, अब हम अपना सेकंड कीवर्ड प्रेफर्ड क्लाइमेट ये चेक करते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा प्रेफर्ड क्लाइमेट का वर्ड कहीं भी नहीं है, तो हम इसको नीचे से देखते हैं। यहाँ पे भी हमें स्पेनिश का वर्ड मिला है और यहाँ पे स्पेनिश के वर्ड के साथ ही हमें क्लाइमेट का वर्ड भी मिल गया है। अब हमें अपने क्वेश्चन की लोकेशन का पता चल गया। अब हम अपने क्वेश्चन को दोबारा देखते हैं। 9th में हमें एक गैप दी गई है, उसमें हमने स्पेनिश स्पीशीज जो हैं उनके प्रेफर्ड क्लाइमेट के बारे में बताना है। और उससे पहले हमने उसने फ्रेंच स्पीशीज का प्रेफर्ड क्लाइमेट दिया है कूल। ठीक है, अब हम स्पेनिश स्पीशीज जो है इनका प्रेफर्ड क्लाइमेट को चेक करते हैं क्या होगा। हम इसको रीड करते हैं। फॉर मैक्सिमम डंग यूरियल इन स्प्रिंग, समर एंड ऑटमन, फार्मर रिक्वायर अ वैरायटी ऑफ स्पीशीज विद overlapping period of activity. In the cooler environment of the state of Victoria, the large French species is matched with smaller temperate climate species, Spanish species. फ्रेंच स्पीशीज है उसको मैच किया जाता है विद स्मॉलर टेम्परेट क्लाइमेट, स्पेनिश स्पीशीज।
तो उसने हमें स्पेनिश स्पीशीज़ को, अगर हम अपने क्वेश्चन को रीड करें तो उसके साथ जो क्लाइमेट है वो टेम्परेट बताया है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे टेक्स्ट में जो हमारे के रिलेटेड के अकॉर्डिंग हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा प्रेफर्ड क्लाइमेट वो टेम्परेट आएगा। हमारी जो वर्ड लिमिट है वो 2 की है और 3 वर्ड की वर्ड लिमिट है और टेम्परेट क्लाइमेट स्पेनिश स्पीशीज़। ठीक है, हम जो अपने उसमें आंसर करेंगे यहाँ पे हम सिर्फ स्पेनिश टेम्परेट करेंगे, क्योंकि जब हम अपने ऊपर वाली क्वेश्चन के टेबल में देखते हैं तो वहाँ पे फ्रेंच के साथ उसने सिर्फ क्लाइमेट कूल का वर्ड यूज़ किया है। प्रेफर्ड क्लाइमेट जो है ऑलरेडी हमारे मेन हेडिंग में गिवन है, तो यहाँ पे हम सिर्फ टेम्परेट लिखेंगे। स्पीशीज़ का वर्ड भी हमारे इस वाले कॉलम में हमारी ये रो वाले वर्ड के साथ मैच कर रहा है स्पीशीज़, तो हमारा जो वर्ड यहाँ पे आएगा वो आएगा टेम्परेट। अब हम अपने सेकंड कैट की तरफ जाते हैं, 10th स्पेनिश स्पीशीज़ है इसका रो में भी, और इसका जो कॉलम का मेन हेडिंग है वो स्टार्ट ऑफ एक्टिव पीरियड है। और अगर हम अंडरस्टैंडिंग के लिए चेक करें तो हमारे जो इससे ऊपर वाला है उसमें फ्रेंच स्पीशीज़ के लिए उसने स्टार्ट ऑफ एक्टिव पीरियड जो है वो लेट स्प्रिंग है। तो अब हम अपने टेक्स्ट को रीड करते हैं। नंबर ऑफ एक्टिव स्पीशीज़ के लिए या लेट स्प्रिंग। अब हमें दो तरह की हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, या तो हम अपने लेट स्प्रिंग वाले वर्ड के जरिए अपने टेक्स्ट को सर्च कर लें, या एक्टिव पीरियड के वर्ड के साथ अपने जो टेक्स्ट है उसको स्कैन कर लें। द फॉर्मर इज लो टू मल्टीप्लीकेशन और अब यहाँ पे हमें अपने लेट स्प्रिंग का वर्ड मिल गया है। और अब हमें पॉसिबल है कि हमारे क्वेश्चन का आंसर रैंक का यहाँ पे मिले। हम रीड करते हैं, द फॉर्मर इज स्लो टू रिकवर फ्रॉम द विंटर कोल्ड एंड प्रोड्यूस ओनली 1 to 2 जनरेशन ऑफ द ऑफस्प्रिंग। और नंबर हमारे क्वेश्चन में क्या था, स्टार्ट ऑफ एक्टिव पीरियड। ठीक है, प्रोड्यूस 2 to 5 जनरेशन एनुअली। यहाँ से दोबारा रीड करते हैं, इन द कूलर इन्वायरमेंट ऑफ द स्टेट Victoria, the large French species is matched with smaller temperate climate Spanish species. The farmer जो है फ्रेंच स्पीशीज है, is slow to recover from the winter cold and produce only 1 to 2 generation of offspring from the late spring until autumn. ठीक है, द लेटर जो थी ये हमारी जो क्लाइमेट स्पीशीज हैं वो हैं विच मल्टीप्लाई रैपिडली इन अर्ली स्प्रिंग। मल्टीप्लाई रैपिडली इन अर्ली स्प्रिंग। स्टार्ट ऑफ एक्टिव पीरियड जो है उस वाली का जो था लेट पीरियड था, लेट स्प्रिंग था, और इसमें हमारा जो है वो है अर्ली स्प्रिंग है। तो हमारी इस क्वेश्चन का आंसर होगा अर्ली स्प्रिंग। ठीक है, अब हम अपने 11th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उसमें हमारा रो में जो है वो वर्ड स्पेनिश है और कॉलम में चेक करें तो नंबर ऑफ जनरेशंस पर ईयर है स्पेनिश स्पीशीज़ की। और यहाँ पे जब हमने पहले रीड किया था हमें नंबर ऑफ जनरेशन का वर्ड जो है ऑलरेडी गिवन था, हम इसी को दोबारा रीड करते हैं। द फॉर्मर इज स्लो, फॉर्मर जो थी फ्रेंच स्पीशीज थी, स्लो टू रिकवर फ्रॉम द विंटर कोल्ड एंड द प्रोड्यूस ओनली 1 or 2 जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द लेट स्प्रिंग अंटिल ऑटमन। द लेटर जो थी स्पेनिश स्पीशीज थी विच मल्टीप्लाई रैपिडली इन अर्ली स्प्रिंग प्रोड्यूस 2 to 5 जनरेशंस एनुअली। 2 to 5 जनरेशंस। और यहाँ पे हैं हम अपने 2 to 5 जनरेशन हमारा आंसर होगा। नंबर ऑफ जनरेशन पर ईयर, एनुअली पर ईयर और जनरेशन का वर्ड जो है ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, हमने बस नंबर लिखना है 2 to 5। तो पॉसिबल है कि यहाँ पे जो हम अपना वर्ड है 2 to 5 लिख दें। ठीक है, लेकिन जैसे हमें पहले वाले उसने 1 to 2 प्रोवाइड किया है वर्ड्स, फिगर में हमने 1 2 लिखा है। ठीक है, वर्डिंग में नहीं उसको लिखा। ठीक है, यहाँ पे भी हम 2 to 5 लिखते हैं, नंबर्स में लिखते हैं 1 2 को, और यहाँ पे भी हमने नंबर्स में लिखा है, वर्ड्स में नहीं लिखा। लेकिन तो
तो हमारा आंसर इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमारी इंस्ट्रक्शंस में कहीं भी उसने नंबर का वर्ड नहीं दिया कि आप अपने आंसर को नंबर में भी लिख सकते हैं। उसने एक हमारी जो वर्ड लिमिट है वो नो मोर देन 3 वर्ड्स है। 3 वर्ड्स की वर्ड लिमिट दी है उसने, नंबर को कहीं भी मेंशन नहीं किया। तो अगर हम 1 2 to 5 ऐसे लिखते हैं नंबर्स में, तो हमारा जो आंसर है उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। हमने इसको 2 to 5 ऐसे लिखना है, जिससे हमारी जो आंसर है उसके 3 वर्ड्स बन जाते हैं, और फिर अब हमारा जो आंसर है उसको करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे अब अगर हम स्टूडेंट्स होते हैं वो 1 to 2 देखते हैं और जल्दी में यहाँ पे फिगर नंबर में ही 2 to 5 लिख जाते हैं, ऑल्दो कि उनकी जो आंसर होता है वो करेक्ट होता है, लेकिन उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें उनका वर्ड लिमिट के साथ जो आंसर मैच नहीं करता, तो उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाता है। तो इस तरह की जो ट्रिक जो होते हैं, ट्रैप्स होते हैं उन स्टूडेंट्स के, उनको हमें केयरफुली सर्च करना चाहिए, उससे अलर्ट रहना चाहिए, और फिर अपने क्वेश्चंस को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग उनको केयरफुली रीड करते हुए अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर ही हमारा क्वेश्चन जो है उसको करेक्ट कंसीडर किया जाएगा। And with this, our arts reading module end here, and thank you so much, and Allah Hafiz.